जिसके चलते वो बूथ पर जाकर के भी अपना विचार बदल सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है, मेरे ख्याल से लगता है टेक्नोलॉजी का जो बड़े स्केल पे इस्तेमाल हो रहा है, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। प्लस बहुत तरह का जो कंफ्यूजन चुनाव के बाद होता है, खासकर जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन जो है एक कायदे का निर्णय ले सकता है, एक प्रॉपर निर्णय ले सकता है, क्योंकि उसके पास उसके एक मजबूत सबूत होगा। मेरे ख्याल से लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है पहली दफा बड़े स्केल पे हो रहा है, ये वोटरों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अनुप्रिया कुछ कहना चाह रही है? हाँ अनुप्रिया बोलिए। मानक जी, कितना भी इलेक्शन कमीशन नई चीजों को इजाफा कर ले, कोशिश करे कि भाई विपक्ष भी चुनाव लड़ ले, लेकिन आरोप तो लगना ही है ना। देखिए प्रियंका जी, आप मैं बताती हूँ 45 दिन की जो प्रक्रिया के बाद में नतीजे आएंगे, जो एनडीए के पक्ष में होंगे, ये जरूर कहते रहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने इनके फेवर में काम किया और चुनाव जो है अब हम हार गए। एक तो नाइंसाफी आप भी करते हैं मानक जी। देखिए, एक तो जो राजनीतिक प्रवासी हैं बिहार के लिए कांग्रेस, उसके प्रवासी प्रवक्ता को आप बैठाते हैं जिनको बिहार के बारे में पता नहीं होता है, और ये वहां आके ज्ञान देते हैं। अरे देखिए, नहीं पर्सनल ही है मानक जी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के कामों को ये नहीं जानती है, तो मैं तो स्वागत करूंगी 45 दिन बिहार में नहीं अनुप्रिया देखिए, मैं इस पर सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, रुकिए ना एक मिनट, मैं इस पर सिर्फ एक ही बात कहता हूँ। प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका 1 मिनट रुकिएगा। मैं इस पर एक ही बात कहता हूं, जब आप ये कहती है ना कि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, अपना अस्थायी निवास बिहार से बाहर रखते हैं, उनको बिहार के बारे में जानकारी नहीं है, आप बिहार के बाहर रहने वाले सारे बिहारियों का अपमान करती हैं जब आप ये कहती हैं। इसीलिए प्रियंका नहीं ऐसे मत बोलिए, पर्सनल मत करिए, आप मुद्दे पर बोलिए, आप कांग्रेस के बारे में बोलिए, पर प्रियंका गुप्ता के बारे में पर्सनल अटैक करके क्या मिलेगा आपको? नहीं, मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं करी मानक जी। देखिए, मेरा ये नेचर भी नहीं है, और मैं कहती हूँ कि देखिए, जिनको जानकारी है नीतीश कुमार जी के कामों को, उन्होंने कहा क्या जरूरत हो गया नीतीश कुमार जी के कामों को। मैं बताऊं तो मैं डेट वाइज बता सकती हूँ कि महिलाओं के लिए जिस तरह से लगातार योजनाओं के माध्यम से उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मजबूती मिली है, और यही एक इनके लिए सर का दर्द है कि देखिएगा कि 2 चरणों के चुनाव में जो महिलाएं कतार में होंगी ना, इनको पता होगा कि इनको वोट नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, ओके प्रियंका गुप्ता बोलिए, प्रियंका जवाब दीजिए, बोलिए प्रियंका। देखिए मानव जी, ये जो अनुप्रिया जी कह रही है, मुझे तो लगता है कि यही मानसिकता है। अब जब बिहार का व्यक्ति दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाता है, तो उसके साथ भी यही सलूक होता है। इसीलिए हम पूरा फोकस इस पे करते हैं कि भाई बिहार का व्यक्ति पलायन करके किसी दूसरे राज्य में मजदूरी करने ना जाए, पर उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। अरे उसके लिए क्या एजेंडा है आपके पास, आपने आज तक नहीं बताया। पिछले 20 सालों से आपकी सरकार है, आज भी 3 करोड़ लोग अगर बाहर काम करने के लिए मजदूरी, वो भी 10,000 15,000 के लिए जा रहे हैं, तो वो आपका फेलियर है मैडम। और आप मुझे बता रही हैं कि मैं बाहरी हूँ। इसी तरह बिहार के लोगों का अपमान होता है। मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप मुझे बाहरी कह रही है, मैं तो इस देश की नागरिक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब बिहारियों की इतनी मतलब ये तकलीफ आप समझ सकती हैं क्या? आप जो बात कह रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है क्या? आप बिहारियों का मजाक उड़ते हुए बर्दाश्त कैसे करती है मैडम? मुझे तो ये आपत्ति है कि अगर आपको ये पता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपसे ये कहे कि ठीक है बिहार में क्या हो रहा है, तो आप बिहार के व्यक्ति को बाहर जाने क्यों देती हैं? उन महिलाओं के बारे में सोचती हैं जिनका बेटा जवान होता है और बाहर चला जाता है, जिनका पति होता है वो बाहर चला जाता है। वो बच्चियों के बारे में सोचती हैं जिनका पिता नहीं होता, क्योंकि वो रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं दूसरे प्रदेश में जाता है। आप सोचती हैं कि महिलाओं की हालत क्या होती है, किस तरीके से महिलाएं हर परिस्थितियों में अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। बीमार है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, सुरक्षा की प्रॉब्लम है, कहीं कोई नहीं है। ठीक है, ओके अनुप्रिया जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ। अनुप्रिया बोलिए। मानक जी, 90 से जो बिहार की राजनीतिक से जो पार्टी बाहर है, वो अपनी चिंता कर ले पहली बात। और नीतीश कुमार जी बैठे हैं पूरे बिहार की चिंता करने के लिए, इसीलिए आपकी चिंता बिहार की जनता कर नहीं रही है। हाँ सुन लीजिए, बिहार की जनता को, जो आप इंडस्ट्रीज की बात कर रही है ना, ये बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे कोविड के बाद में मानक जी, आपको पता है ये आंकड़े हैं हमारे पास में, हमने कई प्रवासियों को, जो बिहार की जनता है, और देखिए पलायन और प्रवासी जो बिहार को, अरे सुन लीजिए प्रियंका जी, नहीं आपको याद नहीं है कि अपने लोगों को बीच में बोलेंगे, बोल के बहुत महान वक्ता नहीं कहलाएंगे प्रियंका जी। नहीं, इसीलिए मैं बोल रही थी, ये प्रवासी प्रवक्ता है, इनको नहीं पता है बिहार के बारे में मानक जी। आपने मुझे बीच में टोक दिया मुझे। देखिए बिहार में जो बिहार के इलेक्शन के लोग ना पलायन, प्रियंका 1 by 1, प्रियंका रुक जाइए एक सेकंड। प्रियंका जी, बिहार के लोग अब जान और परिवार बचाने के लिए नहीं जाते हैं। मैं फिर कहती हूँ कि और ये सिर्फ बिहार के नहीं है मानक जी, मुझे लगता है कि तमाम लोग यहाँ भी बैठे होंगे, कोई ना कोई अपने बेटरमेंट के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। बट बिहार की महिलाओं को यहाँ पे इनको नहीं पता है कि 24 लाख महिलाएं लघु उद्योग पे काम कर रही है, और उनको वो यहाँ बिहार। ठीक है, ओके ऋषिकेश के पास में चल रहा हूँ। ऋषिकेश अब जरा थोड़ा वहां दिखाइए, विज्ञान भवन के बाहर
बार क्या तैयारी है ऋषिकेश? और जरा बताइए एक बार ऋषिकेश, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन आएगा? क्या जो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे अधिकारी मौजूद थे वही होंगे क्या? बिल्कुल मानक जी, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको कि आखिरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सभी अधिकारी अंदर चले गए हैं और ज्ञानेश कुमार और दो अन्य जो चुनाव आयुक्त है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और जानकारी देंगे। इस बार कई सारी चुनौतियां हैं चुनाव के सामने मानक जी, और उसमें सबसे बड़ी चुनौती एसआईआर को लेकर कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर सुनवाई है। 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, ये बात बिल्कुल लगभग तय है। न्यूज़ 24 अपने दर्शकों को डेट बता रहा है 6 और 11, हालांकि वो संभावित तिथि है, लेकिन जो सूत्रों ने जानकारी दी है, जिसकी चर्चा बार बार कर रहे थे मानक जी की 17 नए प्रयोग किए हैं। जो भी पक्ष की आपत्तियां थी कि आप हमको वीडियो रिकॉर्डिंग मुहैया कराए तो सभी बूथों पर वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। यह आपत्तियां थी कि 2-2 घंटे में आप अपडेट कर रहे हैं, उसको आप रेगुलर करिए, वो भी चुनाव आयोग ने मान लिया है। वो भी अपने सुधार के कार्यक्रम में वो मौजूद है। मोबाइल को लेकर कहा जा रहा था, तो मोबाइल आप अंदर तक बूथ के अंदर नहीं ला सकते हैं, लेकिन जब आप पंक्तियों में रहेंगे तो आपको मोबाइल अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अंदर जाएंगे तो आपको बाहर रखना पड़ेगा। तो ऐसे 17 ऐसे चीज़ें हैं। बीएलओ को ट्रेंड किया गया है। 100 मीटर के दायरे में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना सहायता केंद्र खोल सकती है। जब मसलन, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा चुनौती है, तकरीबन 7 करोड़ 48 लाख के आसपास मतदाता हैं मानक जी, और 48 लाख के आसपास कटे हैं। 65 लाख शुरू में ये तादाद थी, और उसमें बड़ी तादाद में तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा वो संख्या थी जो बाहर रह रहे थे, जो बिहार के बाहर रह रहे थे। तो लोग जो कह रहे हैं कि जो छठ में लोग आएंगे और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती। और एक और चुनौती है मानक जी की कोसी का जो बैराज है वो अपने उफान पर है, तो उन इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है और बाढ़ जैसी स्थिति है। तो 3-4 जिले सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, इन इलाकों में भी अगर पानी का रफ्तार ऐसे ही रहा और अगर उसमें कमी नहीं हुई तो फिर चुनाव कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये बात भी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो चूँकि बीते 24 घंटे का डेवलपमेंट है, तो ये सब चुनौतियाँ हैं। बस अब कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया जब चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, और क्या क्या पहले इस तरफ से तैयारियां की गई है, क्या क्या सुधार किए गए हैं, उस पर वो जानकारी देंगे। फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो लंबा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने वाला है। सब हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि शुरू हो, तो फिर उसके बाद सवालों को लेकर भी कई तरह के लोगों को नजरें रहेंगी कि सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। विपक्ष ने इस बार सबसे ज़्यादा चुनावों को आड़ो हाथों लिया है, और एसआईआर एक सबसे बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो उस पर चुनाव आयोग क्या कहता है, इस बात पर सबकी नजरें होंगी। ठीक है, ओके, एक ब्रेक लेना है मुझे, छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। अच्छा, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, चलिए ब्रेक नहीं ले रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, और मुझे पता है आपको भी इंतजार होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी समय शुरू होने वाली है, तो ठीक है अब ब्रेक नहीं ले रहे हैं। और दर्शकों के लिए और भी अच्छा है, ब्रेक नहीं होगा तो आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी। ऋषिकेश, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं, और जरा मुझे यह बताइए, कल जो ऋषिकेश प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इलेक्शन कमीशन की, 10-15 बदलाव उसमें इस बार नए दिखाई देंगे, जिसकी जानकारी कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। जरा आप भी बताइए इस बार क्या क्या नया होने वाला है। और मुझे लगता है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातें मुख्य चुनाव आयुक्त दोहराएंगे भी। बिल्कुल मानक जी, आप ठीक कर रहे हैं। दरअसल ये वही बदलाव किए गए हैं जो बीते 6 महीने या 1 साल में चुनाव आयोग पर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए थे। महाराष्ट्र का चुनाव आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के चुनाव को देख लीजिए जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट में दिया जा रहा था, और बिहार में जब एसआईआर लागू हुआ तब देख लीजिए बार बार ये कहा गया था विपक्ष की तरफ से। राहुल गांधी ने बकायदा 2-3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव में आखिरी घंटे में जो 10 या 12% वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कैसे बढ़ गया, और आपने उस वक्त में अपडेट नहीं किया। आपने देर रात में या सुबह के अखबारों में उन्होंने देखा कि आखिरी वक्त में पोलिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है, तो इस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। इस बार चुनाव ने उसको स्पष्ट कर दिया, कहा कि हम 2-2 घंटे के अंतराल पर नहीं बल्कि रेगुलर उसको अपडेट करते रहेंगे अपने वेबसाइट के माध्यम से, और उसको उन्होंने बाकायदा जारी कर दिया है। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव विपक्षी पार्टियों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए, और जो सबसे विवाद की बड़ी जड़ थी वो बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिलेगी मानक जी। दूसरा बदलाव था कि आप वोटिंग जो पोलिंग बूथ है
उसके अंदर आप वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करिए, क्योंकि उनको लगता था कि आखिरी वक्त में जो लाइनें लगती थी, कतारें लगती थी, वो जानबूझकर कोई पॉलिटिकल पार्टियां अपने फेवर में लोगों को आखिरी वक्त में कतारों में जोड़ देती थी और उनसे वोटिंग कराती थी और पोलिंग परसेंटेज बढ़ा दिया जाता था। इसके लिए उन्होंने कई सारे तर्क दिए थे महाराष्ट्र के चुनाव में कि नए वोटर जितना जुड़े नहीं, उससे कहीं ज़्यादा जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बढ़ गया है। तो ये डिफरेंसेस कहाँ से आए, वो अब शायद जब चुनाव होगा तो उसमें विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर सवाल नहीं उठाएंगी। तीसरा जो हम बदलाव किया गया मानक जी कि जो खास करके जो बोल्ड अक्षरों में रंगीन फोटोग्राफ कैंडिडेट के होंगे, उनके नाम और उनके पार्टी का नाम ईवीएम पे वो देखना होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पोस्टल बैलेट को लेकर, जो सबसे कम अंतर का मानक जी, हम लोग जब काउंटिंग सेंटर पर रहते थे तो होता था कि 300 या 200 या कहीं कहीं तो 51 वोटों के अंतर से भी चुनाव जीतते रहे। उत्तर प्रदेश में कैसी ऐसी सीटें थी, बिहार में ऐसी कैसी सीटें, कई ऐसी सीटें थी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ऐसी कई सारी सीटें थी। तो उस पोस्टल बैलेट को स्पष्ट कर दिया गया कि ईवीएम के गिनती के पहले ही उसकी गिनती होगी। जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ईवीएम का जो काउंटिंग है आखिरी दौर का वो बंद नहीं होगा, वो आखिरी में गिना जाएगा। तो जो पोस्टल बैलेट और ईवीएम को कहते थे कि ईवीएम में हम 5 या 6 हज़ार के आखिरी चरण तक बढ़त बनाए हुए रहते थे आखिरी राउंड तक, और आखिरी में पोस्टल बैलेट के जरिए 200 या 150 या 300 या 400 मतों के अंतर से जीत घोषित कर दिया जाता था। इस पर भी कई सारी आपत्तियां थी और बाद में कोर्ट भी लोग जाते थे। तो वो चीज़ अब इस बार देखने को नहीं मिलेगी। पोस्टल बैलेट की जो गिनती होगी वो शुरुआत में होगी और ईवीएम की गिनती होगी वो आखिरी में होगी। तो पोस्टल बैलेट और ईवीएम के बीच में जो गिनती की प्रक्रिया थी उसको भी खत्म कर दिया गया है इस विधानसभा के चुनाव में। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होना है, जो 17 नए प्रयोग कर रही है चुनाव आयोग, तो जो ऐसे कई सारे हैं। बीएलओ को ट्रेंड कर रही है पहली बार दिल्ली में इसी विज्ञान भवन में, जब हम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, पूरे बिहार के तकरीबन 90,000 बूथ हैं बिहार के 243 विधानसभा सीटों के लिए मानक जी, और उसमें अलग अलग तकरीबन 1 लाख वो तादाद थी जब बीएलओ को उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। तो ऐसे कई सारे बदलाव हैं और जिसको लेकर विपक्ष जो सबसे ज़्यादा सवाल उठाता था, जिन जिन सवालों को लेकर, वो सबको चुनाव आयोग ने कंसीडर कर लिया है। पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमने ये बदलाव किया है। जो आपत्तियां जिसको लेकर आप चुनाव आयोग को घेरते थे, चुनाव आयोग के पर सवाल उठाते थे, उनके निष्ठा पर सवाल उठाते थे, वो उन तमाम सवालों का चुनाव आयोग ने कोशिश किया है कि उसको प्रयोग के तहत वो तमाम चीज़ें समाहित कर ली है और वो तमाम सुधार की प्रक्रिया उसने पहले ही ऐलान कर दिया है। इसलिए जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, उसके पहले बाकायदा जो 17 नए बदलाव किए गए हैं और जो नए सुधार किए गए हैं उसका बाकायदा बुकलेट तमाम पत्रकारों को दिया जा रहा है मानक जी। तो ये एक अच्छा संकेत है ये बदलाव को लेकर, और बिहार में 243 सीटों के लिए ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, चुनाव आयोग के लिहाज से भी, विपक्षी पार्टियों के लिहाज से भी और सरकार के लिहाज से भी। चुनाव सुधार की दिशा में ये कहा जा रहा है कि नया प्रयोग है एसआईआर, इसके बाद पूरे देश में लागू होगा नहीं होगा। इसके बाद बंगाल में विधानसभा के चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में 2027 में जो बड़े राज्य हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। तो एसआईआर एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और वो एक चुनौती भी है चुनाव आयोग के लिए। जो नाम काटे गए हैं कि उनके क्या आधार हैं, अभी भी विपक्ष कह रहा है कि जिनके नाम काटे गए तकरीबन 48 लाख, जो 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, तो कुल जो जिसका ऐलान किया गया, ड्राफ्ट जिसको प्रकाशित किया गया है, तो उसमें जिनके नाम कटे उनका आधार क्या है काटने का, ये बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि जो नए सुधार किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से और जिसको बाकायदा उन्होंने पहले ही एडमिट कर लिया है, जो सवालों के घेरे में था और जिस पर विपक्ष बार बार चुनाव को घेर रहा था, चुनाव के घेरे में थे, तो अब वो सवाल शायद उसकी सवाल उठने की गुंजाइश ना के बराबर है। और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार और पूरा चुनाव आयोग इसको लेकर किस तरीके का रुख रखता है और क्या जानकारी देता है। लेकिन बिहार में फिर अपने दर्शकों के लिए कि 2 चरणों में चुनाव होना तय है। तारीख हम लोग चूंकि वो संभावित है 6 नवंबर और 11 नवंबर के पहले सप्ताह में पहले चरण का चुनाव होगा और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। 22 जो नवंबर है वो बिहार विधानसभा के गठन की आखिरी तारीख है। 22 नवंबर के पहले वहां सरकार का गठन हो जाना है। तो 2 चरणों में चुनाव है और अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका औपचारिक ऐलान कभी भी चुनाव कर सकता है। कुछ ही मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। आइए आपको सीधे विज्ञान भवन ले चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार,
प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू कर रहे हैं। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आपकी स्क्रीन पर है, न्यूज़ 24 पर इस वक्त लाइव। I welcome you all today to the Election Commission of India's